नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आगामी एग्जामिनेशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और करंट अफेयर्स ये दो ऐसे सेगमेंट हैं जिनसे क्वेश्चन 100% आएंगे और इसमें इंडिया और यूएस का जो संबंध है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की जो यूएस में यात्रा हुई और वहां के राष्ट्रपति के साथ जो समझौते हुए हैं, इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया गया है, जिसमें डिफेंस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, इसमें ट्रेड की बातचीत हुई है, इसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बातचीत हुई है और साथ ही एक महत्वपूर्ण नारा जो है दिया गया है जिसमें मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन और मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी भारत को फिर से चलिए हम महान बनाते हैं, अमेरिका को फिर से चलिए हम महान बनाते हैं। ये जो संदर्भ है ये आगामी एग्जामिनेशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज की 15 से 20 मिनट की क्लास है, आग्रह है पूरी देखिएगा क्लास, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम है, चाहे वो स्कूल लेक्चर का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और आरएस मेंस का एग्जाम और यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल से आप जो एग्जाम दे रहे हैं या प्रीलिम्स का जो एग्जाम आएगा, सभी एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनेगी। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसको शुरू कर लेता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता, जब दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, एक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होता है, उसको बायलैटरल जो है टॉक कहा जाता है, द्विपक्षीय वार्ता होती है। ये 6 सेगमेंट हैं जिन पे हम अभी बात करने जा रहे हैं, ये हमने पहले भी दिखाए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो इस जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक संयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है राष्ट्र अध्यक्षों के मिलने के बाद, जिसमें वो बताते हैं कि हमने किन किन मुद्दों पर बातचीत की है ताकि पूरी दुनिया उन चीजों को जान सके। और वैसे भी जब नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है उसमें भारत और अमेरिका ये दो महत्वपूर्ण राष्ट्र है। अमेरिका निसंदेह रूप से विश्व की एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है और भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसकी ओर पूरी दुनिया देख रही है। और अमेरिका ने पिछले कुछ समय से भारत के साथ जिस प्रकार से अपने संबंधों को बढ़ाया है, आर्थिक संबंध भी, सैनिक संबंध भी, सांस्कृतिक संबंध भी, और एशिया में भारत की जो उभरती हुई शक्ति है उसको अमेरिका लगातार जो है तवज्जो दे रहा है, लगातार महत्व दे रहा है। तो ये नया जो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसमें भारत और अमेरिका के मध्य ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये जो टर्म्स इसमें काम आ रही हैं, इनका आगामी एग्जाम में बड़ा महत्व होने जा रहा है। एक तो ये मैंने बताया आपको, ये नारा दिया गया है, तो मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन और मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका को फिर से महान बनाने और अमेरिका को जो है विश्व व्यवस्था में अमेरिका के वर्चस्व को वापस बढ़ाने को लेकर काफी अधिक सक्रिय रहे हैं। लेकिन इधर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश नीति में जबरदस्त उनकी सफलता रही है हमेशा से। पिछले 2 कार्यकाल उनके हमने देखे हैं जिसमें उन्होंने अपने पड़ोस क्षेत्र में, अपने दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, मध्य एशिया में, मध्य पूर्व में और पूरी दुनिया में जो है अपनी विदेश नीति और अपने जो विजन है उसके माध्यम से न केवल भारत की विदेश नीति का परचम लहराया बल्कि ग्लोबल साउथ के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में भारत को उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो यहां उन्होंने एक नारा प्रस्तुत किया और इवन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमसे कई बेहतर नेगोशिएटर यानी वार्ताकार है। मतलब कोई भी अंतरराष्ट्रीय ऐसा मुद्दा है जिसको सुलझाने में जो एक जबरदस्त जो कौशल की जरूरत होती है, एक जबरदस्त रणनीति की जरूरत होती है, उसमें नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। ये जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात बोलते हैं तो निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपनाए गए हैं। एक तो यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट है, ये फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है, आगामी एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है। कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, डिफेंस सेक्टर में हम जानते हैं कि लिमोवा एग्रीमेंट और बेका और कॉमकासा, ये कुछ एग्रीमेंट पहले हो चुके हैं 2016 से 2020 के मध्य। इसके अलावा अमेरिका भारत के मध्य 2+2 वार्ता होती है जिसमें जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमर्स और टेक्नोलॉजी इसका भी समावेशन और मिलिट्री पार्टनरशिप। फिर उसके अलावा एक शब्द यहाँ आया है ऑटोनमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, एशिया इसको बोला जा रहा है। आगामी एग्जाम में ये शब्द पूछे जा सकते हैं। एक औद्योगिक स्वायत्ता को लेकर एक गठबंधन की बात है। एक मिशन 500 है, द्विपक्षीय व्यापार को जो है 2030 तक एक महान लक्ष्य की ओर ले जाने का संकल्प जो है व्यक्त किया गया है। साथ ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है बीटीए जिसको बोला जा रहा है, द्विपक्षीय जो व्यापार समझौता, जिसको साल 2025 में उस पर एक प्रगति करने की संभावना है। साथ ही यूएस इंडिया ट्रस्ट, ये एक नया इनिशिएटिव प्रस्तुत किया गया, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, अभी मैं आगे बात करता हूं उसके बारे में। फिर इंडस एक्स प्लेटफॉर्म, ये हालांकि पहले लॉन्च हो चुका था, इस बार एक इंडस इनोवेशन जो है और इसके साथ शुरू की गई है। तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत और अमेरिका दोनों के मध्य कुछ कॉमन बिंदु हैं। एक तो डेमोक्रेसी को लेकर, दोनों ही डेमोक्रेसी की वकालत करते हैं, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों ही लिबर्टी की, फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, विधि के शासन, कानून के शासन का समर्थन करते हैं, दोनों रूल ऑफ लॉ को। और साथ ही जो है ह्यूमन राइट्स और एक जो बहुलवाद है, प्लूरलिज्म जिसको बोलते हैं, मतलब विविध प्रकार की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, दोनों ही देश उस चीज को न केवल महत्व देते हैं बल्कि बढ़ावा देते हैं। भारत तो विविधता में एकता का प्रतिनिधि राष्ट्र है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीएम मोदी ने यह कहा कि रणनीतिक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में अमेरिका भारत की रक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आने वाले समय में संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सार है जिसकी बात हम करने जा रहे हैं यहाँ। और पीआईबी से हमने ये मटेरियल जो है एकत्रित किया है। भारत सरकार का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, भारत सरकार की जो भी प्रेस रिपोर्ट्स आती हैं वहां से हमने प्राप्त किया है। देखिए, सबसे पहले रक्षा सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एक बार बार शब्द आ रहा है यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। इस कॉम्पैक्ट का
जो ट्रांसलेशन है वो ये है, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। ये इसका हिंदी अनुवाद है, आपको याद करना पड़ेगा। सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना। यानी हम ये चाहते हैं कि आगामी समय में हम जो भी कार्य करें भारत और अमेरिका के रिलेशन, उसमें मिलिट्री पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ हम तकनीक का जो हस्तांतरण है, तकनीक के लिए जो अवसर है, उनको हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। साथ ही इस साल 21वीं सदी में यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक नए 10 वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की गई। अभी 2025 शुरू हुआ है, फरवरी का माह है, पूरे अभी 10 माह से अधिक का समय 2025 में है। तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि 2025 में इस दिशा में भी दोनों देश जो है आगे बढ़ेंगे। एक 10 वर्षीय ढांचा होगा जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं वो उसमें शामिल हो सकेंगे। और हम जानते हैं कि ये जो समझौता है या ये जो घोषणा है वो आगामी समय में एक जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल, भू राजनीतिक और भू सामरिक प्रकार की जो स्थितियां हैं उनको मजबूत करेगी। भारत की विदेश नीति के लिहाज से, हिंद महासागर का जो एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा के लिहाज से और एक नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक नई पहल की गई है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस एशिया, क्योंकि ये अभी मैंने दिखाया था आपको ASIA, तो एशिया इसको कहा जा रहा है, उसकी घोषणा की गई जो कि इंडो पैसिफिक में उद्योग भागीदारी उत्पादन को बढ़ाएगा। एक आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों की इंडो पैसिफिक इस समय एग्जामिनेशन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। पिछले वैसे तो 10 साल से अधिक महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र। इंडो पैसिफिक का पहले उसको एशिया प्रशांत बोला जाता था। ये डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में भारत के महत्व, भारत की भूमिका को रेखांकित किया था अपने पिछले कार्यकाल में, और उन्होंने माना था कि एशिया प्रशांत की जगह से इंडो पैसिफिक जो है रीजन के रूप में माना जाना चाहिए। अमेरिका के अपने राष्ट्रहित हैं, भारत के अपने राष्ट्रहित हैं, लेकिन यहाँ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और अमेरिका के मध्य सहमति के कुछ कॉमन बिंदु हैं। ठीक है, वो क्या कॉमन बिंदु है, इस पर इंडो पैसिफिक का जो टॉपिक होगा उस पर विस्तार से अलग चर्चा करूंगा। आज हम जो बात कर रहे हैं पहले उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक समुद्री प्रणालियों और उन्नत AI सक्षम काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली, इसका नाम रखा गया है अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यूएस का सह विकास सह उत्पादन। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, डिफेंस में भी टेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता और एक महत्वपूर्ण इसमें इनोवेशन होने लगा है। AI जब से आया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अमेरिका ने अभी बहुत बड़े स्तर पर इसकी परियोजना लॉन्च की है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उनकी शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद इसको उन्होंने किया था जनवरी में। साथ ही भारत ने भी अभी अपना जो बजट प्रस्तुत किया फरवरी में, उस बजट में भारत ने भी जो है AI को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रकार की जो है घोषणा की है। तो AI जो है आगामी समय में, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे किसी प्रकार का एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे ट्रेड सेक्टर, हर जगह जो है AI का उपयोग होगा। हालांकि इसका उपयोग को रेगुलेट करने की भी जरूरत है निश्चित रूप से, वो एक अलग मुद्दा है। यहां हम बात कर रहे हैं इस चीज की कि हम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ये चीज दे रहे हैं। साथ ही भारत जो है वो सामरिक व्यापार प्राधिकरण, ये STM और एक प्रमुख क्वाड भागीदार है। क्वाड जो है हम जानते हैं चतुष्कोणीय एक सामुद्रिक सुरक्षा संगठन के रूप में प्रस्तुत हुआ है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्वाड को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। ये मैं बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय सम्मेलन ये आगामी दिनों में आपको कराते जाऊंगा। ध्यान रखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिहाज से आप बस पढ़ते जाइए, है ना, नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, बिल्कुल सफलता अपने आप मिलती जाएगी। प्रयास करें, मेहनत करें। अमेरिका और भारत अपने संबंधित हथियार हस्तांतरण विनियमों की समीक्षा करेंगे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शस्त्र यातायात विनियमन ITR शामिल है, ताकि रक्षा व्यापार, प्रौद्योगिकी विनिमय और रखरखाव, अतिरिक्त आपूर्ति और अमेरिका द्वारा प्रदान की जाने वाली रक्षा प्रणालियों के देश में मरम्मत और ओवरऑल को सुव्यवस्थित किया जा सके। ठीक है, तो एक बिंदु यह आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो वही जो है डिफेंस सेक्टर में, और हमने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है वो देख लेते हैं। उन्नत प्रशिक्षण अभ्यास, हम जानते हैं जैसे मलाबार समुद्री अभ्यास है, और संचालन के माध्यम से सभी क्षेत्र जैसे वायु है, भूमि है, समुद्र है, अंतरिक्ष है और साइबर स्पेस, तो 5 क्षेत्र बताए गए। साइबर स्पेस एक हम मान सकते हैं कि बिल्कुल एक नवीनतम प्रकार की अवधारणा के रूप में प्रस्तुत हुआ है। अच्छा, मैं एक आग्रह और करूंगा आपसे कि चूंकि मैं तो जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटी IR और पॉलिटिकल साइंस के वेरियस जो सेक्शन वो पढ़ाता हूँ, यहाँ जब अब बात होने लगी उसमें साइंस टेक का जो पोर्शन है उसकी भी बड़ी महत्ता होगी। तो साइंस टेक के क्लासेस आप जहां भी देखते हैं, जो भी एप्लीकेशन पर, जो भी यूट्यूब चैनल पर सेल्फ पढ़ते हैं, तो वहां भी थोड़ा सा जो IT सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, जो एक नवीनतम प्रकार की तकनीकें काम आ रही है, उनको आप देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज वाले जो विद्यार्थी हैं या कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ इन शब्दावलियों को देखिए पढ़ने में, समझने में थोड़ा समय लगता है। साइंस के जो विद्यार्थी रहे हैं उनके लिए भी हालांकि ये सारी चीजें अब नए लेवल पर आई हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे आप गौर कीजिएगा। भारत में आयोजित होने वाले आगामी टाइगर ट्रायम्फ त्रिसेवा अभ्यास है ना, टाइगर ट्रायम्फ सर्विस एक्सरसाइज, जो पहली बार 2019 में उद्घाटन हुआ था, उसका भी स्वागत किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार इस प्रकार ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ लेते हैं, मेंस में डिस्कवरी पेपर पूछ सकते हैं कि भारत अमेरिका रक्षा सहयोग जो है हालिया जो बिंदु है उनकी बात कीजिए। फिर संयुक्त मानवीय और आपदा राहत कार्यों, आदान प्रदान और सुरक्षा सहयोग, जुड़ाव, रसद और खुफिया जानकारी साझा की जाए। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो है जी सौम्या प्लस लिमोवा, कॉमकासा, बेका, ये एग्रीमेंट ऑलरेडी हमारे अमेरिका के साथ है और उसमें ये एक नई कड़ी के रूप में जोड़ा गया है।
फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो पोर्शन है वो है व्यापार और निवेश। इसमें देखिए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया, मिशन 500 है ना। ये अपने आप एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन 500 भारत अमेरिका संबंधों में क्या है। तो नहीं पढ़ा होगा तो इसमें तुक्का लगाना पड़ेगा, उससे बचने के लिए पढ़ लें। जिसका लक्ष्य है 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दुगने से अधिक कर दिया जाए और $500 बिलियन तक हम इसको लेकर जाए भारत और अमेरिका के मध्य जो व्यापार हो रहा है, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता दोनों देश कम कर सके, व्यापार को लेकर नए सहयोग के नए क्षेत्र जो है वो प्रस्तुत कर सके और दोनों ही देशों को इससे लाभ होगा। 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौता बीटीए के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना घोषणा है। मैंने बताया इसमें आगामी दिनों में कुछ भी अपडेट होगा तो निश्चित रूप से मैं लेकर आऊंगा। फिर अधिक समृद्ध, मजबूत और आपूर्ति श्रृंखला, ये आपको ध्यान रखना है। इसको सप्लाई चेन बोलते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन, और ये खासकर कोविड के बाद से ये शब्द बहुत ज्यादा चर्चित हुआ है, क्योंकि कोविड जो महामारी आई उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध देखा गया और उसके बाद भी विश्व में जो तनाव की स्थितियां हैं, कई प्रकार के कई क्षेत्रों में तनाव की जो स्थितियां चल रही है, मध्य पूर्व का चाहे वो तनाव हो, चाहे सामुद्रिक क्षेत्रों में तनाव हो, वहां ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होती है। अनाज है, दवाइयां हैं, जीवन रक्षक सामग्रियां हैं, ठीक है, जो पेट्रोलियम ईंधन जो पदार्थ है उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जो है वो बाधित हो जाता है, चाहे वो युद्ध हो उनके कारण हो जाता है। कई बार मैंने जैसे कहा कि महामारी थी उस समय ये चीज आई थी। तो ग्लोबल सप्लाई चेन को भी जो है हम मजबूत करें, ठीक है। फिर बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर टैरिफ जो बाधाएं हैं, अभी टैरिफ को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की थी और इस कारण से भी भारत और अमेरिका की मीटिंग, भारत और अमेरिका का जो ये समझौता है बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि तमाम तरह की उन्होंने जो घोषणा की थी कि जो देश जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही टैरिफ हम उस पर लगाएंगे। टैरिफ यानी विभिन्न प्रकार के जो वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित जो शुल्क होते हैं, तो एक टैरिफ बाधाएं होती है, एक नॉन टैरिफ होता है। नॉन टैरिफ के अंतर्गत जैसे मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, विभिन्न प्रकार का उसका टेस्टिंग वगैरह है, जो प्रोडक्ट की उसको लेकर विभिन्न प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स है वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। इस चीज को भी मैं कभी बताऊंगा जब मैं गैट और डब्ल्यूटीओ के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, वहां मैं इसकी बात करूंगा। तो उस समय पर जब अमेरिका इस प्रकार की घोषणा कर रहा है, भारत को इस प्रकार से विशेष तवज्जो प्रदान की है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अतीत में भी हमने देखा है जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ और रशिया को बिल्कुल जो है एक बॉयकॉट करने की कोशिश की थी अमेरिका के द्वारा, यूरोप के द्वारा, तो उस समय जो है भारत ने रशिया के साथ अपने जो संबंध है, जो कि सदाबहार संबंध है, एक जो है ऑल वेदर फ्रेंड्स कहा जाता है, टाइम टेस्टिंग जो संबंध है, भारत ने उन संबंधों को आगे बढ़ाया, तेल भी उससे प्राप्त किया और रक्षा समझौते भी किए। तब उस समय भी अमेरिका ने जो कार्डसा एक्ट है, कार्डसा एक्ट जो कि एक विभिन्न प्रकार की जो प्रतिबंधात्मक कानून, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट जिसकी फुल फॉर्म है, कार्डसा एक्ट भी भारत पर नहीं लगाया गया था, ठीक है। आगामी दिनों में इन सब पे चर्चा कर पाएंगे, आज सबसे पहले इसी पर हम बात कर रहे हैं। भारत को औद्योगिक वस्तुओं के अमेरिकी निर्यात और संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम गहन निर्मित उत्पादों के भारतीय निर्यात को बढ़ाकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग करने का भी वचन दिया गया है। दोनों पक्ष कृषि वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया प्रौद्योगिकी और नवाचार, है ना। 6 सेगमेंट है, तीसरे सेगमेंट पे आ गए हम लोग। इसमें यूएस इंडिया ट्रस्ट, ये एक नई पहल की घोषणा की गई है, रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों को बदलना, है ना। ट्रस्ट इस प्रकार से लिखा गया है, ये TRUST, है ना। तो जो रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो संबंध है उनको बदला जाए, वो पहल शुरू की है, जिसमें डिफेंस सेक्टर है, AI सेक्टर है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर इस समय बहुत ज्यादा जो है दुनिया भर में इसका महत्व देखा जा रहा है, सेमीकंडक्टर्स का। आप लोग साइंस टेक में भी पढ़ते हैं इसको, जैसे क्षेत्रों में। अच्छा, इसके सेमीकंडक्टर की जब बात आती है तो ताइवान का जिक्र जो है विशेष रूप से आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। AI इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करने पर एक यूएस इंडिया रोड मैप पेश करने के लिए प्रतिबद्धता है, क्योंकि आगामी समय में जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने होंगे, उसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी, उसके लिए मशीनों की जरूरत होगी, उसके लिए जो है कोडिंग की जरूरत होगी, ठीक है। उसके लिए एक एथिकल जो वैल्यूज हैं उसकी भी जरूरत होगी, बहुत सारी चीजें होंगी ना। आप समझिए AI के जो चैलेंजेस हैं वो भी तो हैं, ना केवल उसके अनुप्रयोग है, ना केवल उसके एप्लीकेशन है, बल्कि उसके चैलेंजेस भी हैं। आगामी दिनों में निबंध में भी ये जो है चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर AI के लिए कंप्यूटर और प्रोसेसर के विकास और पहुंच पर सहयोग, AI मॉडल में नवाचारों के लिए और सामाजिक चुनौतियों, देखिए आगे यहाँ सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए हम देख रहे हैं ना इस समय विभिन्न प्रकार की चीजें, जैसे जैसे साइबर का प्रयोग बढ़ा है वैसे वैसे अवसर तो बड़े, अच्छाइयां तो मिली, लाभ तो मिले, लेकिन कई चुनौतियां जैसे डिजिटल अरेस्ट जो है, या साइबर जो है अपराध, साइबर जो है ठगी धोखाधड़ी, इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो AI अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे, जबकि सुरक्षा और नियंत्रण को संबोधित करते हुए इन तकनीकों की रक्षा के लिए और नियामक बाधाओं को कम करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट पहल के हिस्से के रूप में अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, उन्नत सामग्री और फार्मास्यूटिकल्स सहित मतलब दवाइयों से विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ये बार बार आ रहा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन मोदी जी के भाषण में या विदेश नीति संबंधित जब भी उनके भाषण देखेंगे वहां देखेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन की बात वो अक्सर करते हैं, ठीक है। नेताओं ने, इन दोनों नेतृत्व ने स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी पहल शुरू करने की घोषणा की है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ से, स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी पहल, जो कि एल्यूमिनियम, कोयला खनन, तेल और गैस जैसे जो भारी उद्योग है, हैवी रिस्क जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, हम कह सकते हैं परमाणु ईंधन कह सकते हैं इनको, और दुर्लभ जो है पृथ्वी सहित को पुनर्प्राप्त और संसाधित करने के लिए नया यूएस इंडिया
कार्यक्रम है। तो ये थोड़ा हम ध्यान रखें। यूएस इंडिया ट्रस्ट जो है एक पहल हो गई, कॉम्पैक्ट एक पहल हो गई, ठीक है। इसमें मिशन जो है 500 एक पहल हो गई है। आगे और बढ़ते हैं। फिर इंडस इनोवेशन के शुभारंभ की घोषणा की गई है, जो सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म के बाद तैयार किया गया नया नवाचार सेतु है इंडस, है ना। इंडिया यूएस इनोवेशन है, ये क्या है देखते हैं जरा। ये यूएस इंडिया उद्योग और शैक्षणिक साझेदारी, एकेडमिक पार्टनरशिप है, इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाएगा और स्पेस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और अन्य जो उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी है उनको बढ़ावा देगा, ताकि इनोवेशन में यूएस और भारत का नेतृत्व बनाए रखा जा सके और 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया शुभारंभ जो है इंडस के रूप में हुआ। इससे पहले इंडस एक्स प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आ चुका है 2 वर्ष पहले। इसको हम देखते हैं जरा, ये क्या है, मैंने ये भी लिया है। इंडस एक्स जो है भारत और अमेरिका में संयुक्त रक्षा, नवाचार, पारिस्थितिकी तत्व, एक इकोसिस्टम जॉइंट प्रयासों से एस्टेब्लिश किया गया है, जो डिफेंस सेक्टर को मजबूत करता है। इसको रक्षा मंत्रालय भारत के और अमेरिका के रक्षा विभाग के तहत रक्षा नवाचार इकाई की ओर से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसे लॉन्च किया गया था जून 2023 में प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान। इसका शुभारंभ किया गया था। इसके सम्मेलन होते रहते हैं, आए दिन आता है इसके बारे में। यह पहल कम समय में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करने में सक्षम रही। इंडस एक्स पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, इंडस एक्स 2023 से आ गया था, उसी का एक और संस्करण कह लीजिए, उससे मिलता जुलता जो चीज है वो हालांकि डिफेंस सेक्टर के लिए था, ये इंडस्ट्रीज और एकेडमिक सेक्टर के लिए है। तो इंडस जो है एक नई पहल के रूप में आया है, ठीक है, जो हमारी सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षमता का उत्पादन करने के लिए अमेरिका और भारतीय रक्षा कंपनियों, निवेशकों, विश्वविद्यालयों की भी साझेदारी की सुविधा प्रदान करता है। 2025 में अगले शिखर सम्मेलन का स्वागत किया। जब भी इस पर शिखर सम्मेलन होगा 2025 में, करंट के लिहाज से हम उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरा देखिए आग्रह यही है आपसे कि आईआर और करंट अफेयर, इन दोनों में बहुत चीजें कॉमन है। आईआर में ट्रेडिशनल चीजें भी आती हैं, करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो जब हम करंट अफेयर तैयार करें तो आईआर को एक अलग सेगमेंट के रूप में तैयार कर ले। जो उसकी परंपरागत चीजें हैं वो हमें ध्यान होनी चाहिए। जैसे भारत अमेरिका संबंध जो हम ट्रेडिशनल रूप से जब तैयार करेंगे अपने एग्जाम के लिए हम बात करेंगे, तो उस समय उसका ट्रेडिशनल पार्ट होगा। 2025 में उसके हम करंट के जो बिंदु उनको तैयार कर लें, तो पेपर चाहे उसके स्टैटिक पार्ट या ट्रेडिशनल पार्ट से आ जाए तो भी हमारे लिए सही होने के चांसेस होंगे। क्योंकि एक अमेरिकन हेजेमनी जो है वो स्कूल लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएएस, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम में एक कॉमन जो है टॉपिक है यूएस हेजेमनी, यानी यूएस की प्रधानता, यूएस का वर्चस्व, क्योंकि एक महाशक्ति रहा है, ठीक है। और फिर भारत के द्वारा ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में जिस प्रकार से अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया, वहां अमेरिका जो है भारत के महत्व को जानता है। और लगातार पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो विभिन्न क्षेत्रों में, सामरिक क्षेत्रों में, भू राजनीतिक क्षेत्रों में, सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के सेक्टर में, एआई के सेक्टर में लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2025 यूएस इंडिया नागरिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक अग्रणी वर्ष है, ठीक है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। नासा और इसरो, नासा जो अमेरिका की एजेंसी है, इसरो जो भारत की एजेंसी है, उसके प्रयास के लिए एक्सियोम के माध्यम से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लाने, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और एक संयुक्त निसार मिशन का प्रारंभिक प्रक्षेपण शामिल है। तो देखिए, आप बार बार देख रहे हो कि आईआर की हम बात करें, लेकिन इसमें टैग वाला पोर्शन बार बार आ रहा है। दोहरे राडार का उपयोग करके पृथ्वी की सतह में परिवर्तनों को व्यवस्थित रूप से मैप करने वाला अपनी तरह का पहला मिशन है। अंतरिक्ष अन्वेषण में अधिक सहयोग का आह्वान, जिसमें लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा और उभरते हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता और पेशेवर आदान प्रदान को साझा करना शामिल है, जिसमें ग्रहों की सुरक्षा करना भी शामिल है। कनेक्टिविटी, उन्नत अंतरिक्ष उड़ान, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष स्थिरता, अंतरिक्ष पर्यटन, उन्नत अंतरिक्ष निर्माण में उद्योग जुड़ाव के माध्यम से वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए प्रतिबद्धता। मतलब जो स्पेस है एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक्सप्लोर करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। वर्षों से इसमें एक्सप्लोरेशन हो रहा है। अब जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, जैसे हम लगातार आप देख रहे हैं, चंद्रयान हमने भेजा, मंगलयान हमने भेजा, अभी जो है आदित्य मिशन पर जो है काम चल रहा है। तो लगातार भारत ने अपने प्रयासों को बढ़ाया है। अमेरिका इसमें बहुत पहले से काफी प्रयास करता रहा है। अब दोनों का ज्वाइंट जो है वेंचर यहाँ स्थापित हो रहा है। फिर बहुपक्षीय सहयोग, मल्टीलैटरल जो है सहयोग, क्योंकि दुनिया जो है बहुपक्षीयता की ओर बढ़ रही है। दुनिया में तरह तरह के जो है तरह तरह के गुट, तरह तरह के संगठन, तरह तरह के सहयोग जो है दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ भी साझेदार है, भारत रशिया के साथ भी साझेदार है, उधर भारत की यूक्रेन से भी संबंध होते हैं, उधर भारत के नाटो से भी संबंध है, उधर भारत के यूएन में और डब्ल्यूटीओ में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बहुपक्षीयता इस समय विश्व का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो 2025 में नई पहल की घोषणा करने के लिए अगले 6 महीनों के भीतर, यानी ये आएगा आगामी समय में, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर, ठीक है, और I2U2, ये I2U2 और ये इस पर मैंने बहुत पहले बात की हुई है, 2023-24 में बात कर चुका हूं। अभी फिर लगातार आ रहा है, इस पर फिर से हम बात करेंगे, ठीक है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, G20
का जब सम्मेलन हुआ था उस समय इस प्रकार के गलियारे की बात हुई थी जो भारत में हुआ था G20 का पिछला सम्मेलन। और I2U2 जो है अमेरिका ने भारत के महत्व को समझते हुए इस एरिया में, और अब्राहम अकॉर्ड जो कि आरएस के एग्जाम में तो पूछा भी जा चुका है, उसके बाद जो है मतलब मध्य पूर्व के जो देश अरब देश और इजराइल इनके मध्य समझौते सहयोग कराने के लिए अब्राहम अकॉर्ड की एक श्रृंखला शुरू हुई, उसमें सहयोग के फिर उसके बाद I2U2 के माध्यम से जैसे इंडिया भी हो गया, उसमें इसराइल हो गया, यूएई हो गया और यूएस हो गया, ठीक है। इनको साथ लाने की कवायद हुई, उसमें 6 प्रमुख क्षेत्रों में जो है सहयोग को रेखांकित किया गया, ठीक है। फिर दोनों पक्षों ने रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों में संबंधों, वाणिज्य और सहयोग को बढ़ाने के लिए पश्चिमी हिंद महासागर, मध्य पूर्व और इंडो पैसिफिक में नई बहुपक्षीय एंकर भागीदारी बनने की आवश्यकता को पहचाना। दोनों पक्षों ने आशा जताई है कि 2025 की शरद ऋतु तक, यानी आगामी हम मान लें कि लगभग आगामी 6 महीनों में इन उप क्षेत्रों में नई साझेदारी पहल की घोषणा की जाएगी। फिर देखते हैं अमेरिका और भारत के मध्य घनिष्ठ साझेदारी स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए केंद्रीय है। मैं हमेशा ये बताता रहा हूं कि जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है, जो सामुद्रिक कूटनीति है, जब भी उसकी बात की जाएगी तो आपको कुछ शब्दों को याद कर लेना चाहिए। खुला समुद्र, स्वतंत्र समुद्र, समावेशी, नियम आधारित व्यवस्था, ठीक है। जब भी हम चाहे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र की हम बात करें, चाहे हम अरब सागर की बात करें, चाहे हम आसियान के साथ संबंधों की बात करें, ये कुछ, या क्वाड का हम संदर्भ लें, ये कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो हमें याद रखने। ये साझेदारी आसियान केंद्रिता की मान्यता द्वारा रेखांकित है। देखिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक में कोई भी कार्यक्रम यदि होता है तो उसमें आसियान, क्योंकि आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन है और उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुशासन का पालन, नेविगेशन की सुरक्षा और स्वतंत्रता। अभी हाल के वर्षों में हमने देखा 2024 में बहुत सारे जो समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार के जो है, और वो खासकर मध्य पूर्व की घटनाओं से वो उस समय ज्यादा चर्चित थे। उड़ान और समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए समर्थन, निर्बाध वैध वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। हिंद महासागर क्षेत्र में एक विकासात्मक, डेवलपमेंटल, ह्यूमन असिस्टेंट और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की गई। विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक संपर्क और वाणिज्य में समन्वित निवेश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया द्विपक्षीय संपूर्ण सरकारी मंच हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख लीजिए। पानी के नीचे केबल परियोजना में एक बहु अरब और बहुवर्षीय निवेश की मेटा की घोषणा का भी स्वागत किया गया, जो इस साल काम शुरू करेगा। अंततः 5 महाद्वीपों को ये जोड़ेगा, ठीक है। मतलब डिजिटल डिवाइड को दूर करेगा, हम ये कह सकते हैं, और 50,000 किलोमीटर से अधिक तक ये फैलेगा और वैश्विक डिजिटल को ये मजबूत करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम बात करें आईआर की, लेकिन इसमें टेक वाला कितना पार्ट जुड़ता जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लेकिन ये हम पॉलिटिकल लिहाज से, आईआर के लिहाज से, करंट अफेयर के लिहाज से बात करें, जब टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आप ध्यान करें तो उस समय इन चीजों की विस्तृत व्याख्या आपको याद करनी पड़ेगी। यहां हमारा आईआर और करंट अफेयर में इनके जो नाम है बेसिक रूप से, इनमें क्या क्या बातें आई हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसको वहां नहीं खोल के समझाना है कि भाई ये मैं समझा दूं इस प्रकार से, नहीं, वहां इसकी जरूरत नहीं होगी हमको, ये टेक वाला पार्ट अलग है। फिर आतंकवाद के वैश्विक संकट का मुकाबला और दुनिया के हर कोने से आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया जाना, ये वो बिंदु है। जैसे आतंकवाद पर भी क्वेश्चन आया करते हैं, वैश्विक आतंकवाद तो एक टॉपिक है एग्जामिनेशन में, ग्लोबल टेररिज्म की बात होती है। कुछ संगठनों का नाम लिया गया यहाँ। अच्छा, ये एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु को अखबारों के द्वारा भी काफी अधिक रेखांकित किया गया है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का संदर्भ आता है, पाकिस्तान के द्वारा जो है आतंकवादी गुटों को, आतंकवादी संगठनों को संरक्षण दिया जाता है, उनको सहायता दी जाती है, समर्थन दिया जाता है। तो ऐसे जब भारत अमेरिका के रिलेशन होते हैं जिसमें आतंकवाद की निंदा की जाती है, आतंकवाद को लेकर कोई, उसको रोकने को लेकर कोई पहल की जाती है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का भयभीत होना उसके लिए स्वाभाविक है, ठीक है। और पाकिस्तान पर उससे एक निश्चित ही एक मनोवैज्ञानिक प्रकार का दबाव पड़ता है कि वो इन आतंकवादी घटनाक्रमों को रोके, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों ही इस चीज को जानते हैं, दोनों के मध्य इस बात को लेकर एक आम सहमति है कि भाई आतंकवाद जो है वो किसी भी रूप में उचित नहीं है। आतंकवाद के सभी रूपों की जो है भर्त्सना की जानी चाहिए, आतंकवाद के सभी रूपों का जो है वो खात्मा किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ संगठन है, अलकायदा है, ISIS है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा, इनको रेखांकित किया गया है। और सहित आतंकवादी खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता। अमेरिका ने घोषणा की कि तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई है। ये करंट अफेयर के लिहाज से आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों के अपराधियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। देखिए, पाकिस्तान को स्पेशल कोट किया गया है इसमें कि उसके क्षेत्र का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए ना किया जाए, ठीक है। तो आईआर में बड़ा इसका महत्व होने वाला है, आगामी दिनों में भी आप ध्यान रखिएगा। भारत अमेरिका इन संबंधों की ये जो लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण है। सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनको बोलते हैं, WMD बोल देते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार शामिल होते हैं। 3 प्रकार के हथियार आते हैं, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार और
परमाणु हथियार, जिनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, सामूहिक महाविनाश के हथियार, उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार को रोकने और आतंकवादियों तथा गैर राज्य अभिनेताओं, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये जो अभिनेता शब्द है इसकी जगह कर्ता शब्द भी आप लिख सकते हैं, गैर राज्यकर्ता, ठीक है। गैर राज्यकर्ता में हम जैसे बहुराष्ट्रीय संगठनों को भी शामिल करते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को भी शामिल करते हैं। आतंकवादी जो क्रियाकलाप है वो भी गैर राज्यकर्ताओं के रूप में आते हैं। जो संगठित अपराध के जो कार्यकर्ता है, संगठित अपराध के जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स में आते हैं। मतलब इनका किसी एक ही देश से जुड़ाव नहीं, कई देशों में इनकी शाखाएं होती हैं, कई देशों से इनका ऑपरेशनल पार्ट होता है, कई देशों से इनको फंडिंग आती रहती है, इनका ऑपरेशन कई देशों में चलते रहते हैं। तो ये एक वैश्वीकरण के बाद एक प्रस्तुत हुई कवायद है नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा ऐसे हथियारों तक पहुंच से इनकार करने के लिए मिलकर काम करने का भी वचन। फिर एनर्जी सिक्योरिटी पर आते हैं। तेल, गैस और नागरिक परमाणु ऊर्जा सहित यूएस इंडिया ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी के लिए फिर से प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। बेहतर वैश्विक ऊर्जा कीमतों को सुनिश्चित करने, अपने नागरिकों के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोकार्बन के उत्पादन को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना, संकट के दौरान आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के मूल्य को भी रेखांकित किया और रणनीतिक तेल आरक्षित व्यवस्था का विस्तार करने के लिए प्रमुख भागीदारों के साथ काम करने का संकल्प। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि अमेरिका ने भारत को जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है, उसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि की है। और ये जैसा हम बात करते हैं कि हम सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर बनना चाहते हैं, तो आगामी समय के लिए ऐसे संगठनों में भारत की भागीदारी के प्रति अमेरिका का जो समर्थन है आगे चलकर सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भी एक महत्वपूर्ण दावेदारी के रूप में प्रस्तुत होता है। यूएस इंडिया 1, 2, 3 नागरिक परमाणु समझौता, जो कि 2005 से 2008 तक जो कार्यक्रम चला था, उस समय हुआ था। हेनरी हाइड एक्ट भी इसको बोलते थे। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील इसको बोला जाता था, सैन्य परमाणु समझौता बोला जाता था। तो दोनों पक्षों ने परमाणु रिएक्टरों के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में जो बजट की घोषणा की गई है उसका उनके द्वारा स्वागत किया गया, ठीक है। साथ ही द्विपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया जो नागरिक दायित्व के मुद्दे को संबोधित करेगा और परमाणु रिएक्टरों के उत्पादन और परिनियोजन में भारतीय और अमेरिकी उद्योग के सहयोग की जो सुविधा है उसको प्रदान करेगा। ये आगे बड़े अमेरिकी डिजाइन किए गए रिएक्टरों के निर्माण की योजना और उन्नत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के साथ परमाणु ऊर्जा उत्पादन को विकसित, तैनात और बढ़ाने के लिए सहयोग को सक्षम करेगा। फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट की जब बात होती है, लोगों के मध्य सहयोग की, तो एक आंकड़ा आया है, लगभग 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र समुदाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वार्षिक $8 बिलियन का योगदान देते हैं, ठीक है। और कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियों के सृजन में मदद करते हैं। छात्रों, शोधकर्ताओं, कर्मचारियों के जो प्रतिभा, प्रवाह और आवागमन, जो वहां जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, वो वहां जाते हैं। अभी तो हम एआई की नई नई टेक्नोलॉजी हम लोग सीख रहे हैं और हम विश्व भर में छा जाएंगे, है ना। दोनों देशों को परस्पर लाभान्वित किया, नवाचार को बढ़ावा देने, सीखने के परिणामों में सुधार और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के विकास में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग के महत्व को पहचाना है। ये कुछ प्रयास हैं। संयुक्त दोहरी डिग्री और जुड़वा कार्यक्रम, संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होते हैं, आजकल हम देखते हैं विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाते हैं। और भारत में अमेरिका के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के अपतटीय परिसरों की स्थापना जैसे प्रयासों से उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। देखिए, कभी मैं आपसे बात करूंगा कूटनीति पर, तो जब हम वैदेशिक संबंधों की बात करते हैं तो कूटनीति कुछ ट्रैक होते हैं, 8 ट्रैक मार्ग होते हैं। तो उस समय शैक्षणिक प्रयासों के माध्यम से 2 देशों के संबंधों में सुधार करना, ये कूटनीति का एक अलग ट्रैक माना जाता है। ट्रैक होता है मार्ग, है ना। तो कूटनीति का 8 मार्ग बताए गए हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, अधिकांश ट्रैक 1, ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 इसी पर बात होती है, लेकिन मैं ट्रैक 8 तक का आपको विवरण इसमें बता दूंगा। 10 मिनट की क्लास लेंगे किस दिन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका बस निवेदन यह है कि ये जो मैं क्लासेस लाता हूँ, चाहे वो एप्लीकेशन पर है, चाहे यूट्यूब पर है, ठीक है, इनको पूरा देख लीजिए, क्योंकि अभी जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा सामग्री व्यापक शामिल करता हूं और ऑथेंटिक सोर्सेज से लेकर आने का प्रयास रहता है हमेशा। या तो अच्छी किताबें, या जो गवर्नमेंट के जो सरकार के जो तंत्र हैं, उनकी जो वेबसाइट्स हैं सरकार के विभागों की, वहां से हम ये चीजें प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी इसमें बनी रहती है। फिर अवैध आर्जन नेटवर्क है, संगठित अपराध सिंडिकेट है, जैसे नार्को, आतंकवादी, मानव और हथियार तस्कर शामिल है, उनके साथ साथ अन्य तत्व जो सार्वजनिक और राजनयिक सुरक्षा और दोनों देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं, उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई, ठीक है। तो साहब, ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें डिफेंस सेक्टर आ गया, जिसमें एनर्जी सेक्टर आ गया, ठीक है, जिसमें प्रौद्योगिकी नवाचार आ गया, जिसमें व्यापार और निवेश आ गया, ठीक है, जिसमें लोगों के मध्य सहयोग की बातचीत हो गई। ये वो सेक्टर है जिस पर अभी हाल में भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग के नए जो बिंदु हैं वो प्रस्तुत हुए हैं। और चूंकि दोनों देशों के शीर्ष जो नेतृत्व है वो मिले हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके मध्य मुलाकात हुई है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो निश्चित रूप से आगामी दिनों में ये जो विषय है भारत की विदेश नीति के लिहाज से, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से,
और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो करंट अफेयर है उसके लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, आगामी समय में जो भू राजनीतिक परिवर्तन और भू सामरिक परिवर्तन होंगे, ये टर्म्स हैं, आईआर की टर्म्स पे मैं अलग से क्लास लूंगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जानती है कुछ टर्म्स हैं, 10-15 बेसिक टर्म्स हैं, उन पर हम अलग से क्लास ले लेंगे, ध्यान रख लीजिए। तो आप तो बस पढ़ते रहिए, ये ध्यान रखिए। मैं एक निवेदन और करूंगा कि कोई ऐसी चीज जो और एडिशनल इसमें जानना चाहते हैं उस पर जरूर आप कमेंट में लिखा कीजिए, लेकिन उससे पहले शर्त है कि क्लास पूरा देखा कीजिए। ठीक है, क्लास आप पूरा देखिए। मैं देखता हूँ कई बार जैसे उस क्लास में वो चीज मैंने बताई होती है, लेकिन कुछ विद्यार्थी पूछ लेते हैं कि साहब ये चीज बता दीजिए, जबकि वो क्लास अगर पूरा देखें तो उसमें वो बात की होती है मैंने। ठीक है, तो आने वाले दिनों में जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल और जियो इकोनॉमी, भू अर्थनीति, इस पर हम बात करेंगे निश्चित रूप से। तो ये जो संबंध है बड़े महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए काफी अधिक लाभदायक रहेगी आने वाले दिनों में आपके जो एग्जाम है उनके लिए। और कल मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नई क्लास पर। धुआंधार तरीके से तैयारी कीजिए, शानदार तरीके से, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।